दोस्तों, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि बहुत छोटी सी तितली के आकार की गले में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है, लेकिन काम ये बहुत बड़े करती है। ये दो तरह की मेन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला तो मेटाबॉलिज्म और दूसरा ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म यानी चय अपचय की क्रिया। आसान से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे कि जो कि जीवित रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो खाद्य पदार्थ, जो भोजन हम करते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा या एनर्जी होती है, वो एनर्जी या ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल होती है शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए। तो ये ओवरऑल आप देखें तो मेटाबॉलिज्म अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। दूसरा जो ये फंक्शन करती है, दूसरा जो ये कार्य करती है, वो है ग्रोथ का या वृद्धि का। शारीरिक ग्रोथ के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इतनी छोटी सी ग्रंथि इतने मेन फंक्शन अगर संपन्न करती है, इतने मेन कार्य अगर ये करती है, तो सोचिए अगर छोटी सी भी समस्या इसमें आ जाए तो शरीर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जहाँ हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि थायराइड ग्लैंड जो है T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है रिलीज करती है, और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायराइड ग्लैंड के फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए। अब थायराइड ग्लैंड में अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी हो जाती है या ओवर फंक्शनिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, या बहुत ज़्यादा उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, तो ऐसे में जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और वहीं पर ही अंडर एक्टिव थायराइड को, या उसका फंक्शन जब धीमा हो जाता है, उसकी कार्यशीलता जब धीमी हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, तो उससे जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब यही दोनों कंडीशन के बेसिस पे शरीर में लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। जो मेन लक्षण अगर हम देखें हाइपरथायराइडिज्म की वजह से या ओवर फंक्शनिंग की वजह से, तो जो दिल की जो धड़कन होती है वो अक्सर तेज चलने लगती है, जिसको टैकीकार्डिया कहते हैं। वहीं पर ही शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, जिसको हीट इंटॉलरेंस बोलते हैं। या काफ़ी बार हथेलियों पे पसीना आने लगता है। कुछ लोगों को मैं शिकायत कहते सुनती हूँ कि हाथ हल्के से भी, थोड़ी देर के लिए भी वो कुछ काम करते हैं तो उनके हाथ में पसीना आने लगता है। इसके अलावा वज़न बहुत ज़्यादा घटने लगता है बिना किसी कारण के। नींद में कमी आने लगती है, एंग्ज़ायटी रहने लगती है, या दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ये तो कुछ कॉमन लक्षण हैं जो नॉर्मली हमें हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलते हैं। वहीं पर ही हाइपोथायराइडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से जो लक्षण नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं वो है जैसे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा धीमी होने लगती है, जिसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। देखिए नॉर्मली जो पल्स रेट या दिल की धड़कन होती है वो 72 पर मिनट के हिसाब से चलती है। वहीं पर ही अगर 72 से कम यानी 60 की रेंज में रहती है दिल की धड़कन, या उससे भी कम रहती है, तो जिस कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। इस तरह की कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलती है। डिप्रेशन जैसी समस्या आ जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा शांत रहने लगता है, उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा रफ होने लगती है, ड्राई होने लगती है, और इसके अलावा जो है शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है बिना किसी कारण के। भले ही वो कितना भी कम खाए, लेकिन वज़न में कमी नहीं आती, वज़न दिन पे दिन बढ़ता रहता है। इसके अलावा उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ठंड जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहती, और अगर हाथ वगैरह आप छू के देखें तो हमेशा ठंडे से रहते हैं। इसके साथ-साथ उसको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये कुछ लक्षण थे हाइपरथायरायडिज़्म और हाइपोथायरायडिज़्म के, जो कि नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं किसी में भी अगर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड समस्या है तो। दोस्तों, ये तो था एक सामान्य सा परिचय थायराइड ग्लैंड के से संबंधित। अब मैं बात करती हूँ मेन मुद्दे की। तो ये मैं बता दूँ कि थायराइड से रिलेटेड या इससे संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यानी कि हाइपरथायरायडिज़्म और हाइपोथायरायडिज़्म की समस्या हर 10 में से 1 महिला को कम से कम देखने को मिल जाती है।
तो अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायरायडिज़्म और हाइपरथायरायडिज़्म किस तरह से फीमेल हेल्थ को या स्त्री के जो स्वास्थ्य है उसको किस तरह से प्रभावित करती है। फीमेल्स में जो हार्मोन चेंजेस की जो पहली स्टेज होती है जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं या मेनार्के बोलते हैं, जब पहली बार लड़की को पीरियड स्टार्ट होते हैं, वहाँ से चेंजेस होने शुरू होते हैं। यानी कि जो अगर हम देखें कि अगर थायराइड ग्लैंड में किसी तरह का डिस्टर्बेंस लड़की को हो रहा है तो मेनार्के जो एज हम तकरीबन 9 से 14-15 साल की मानते हैं, उस एज में मेनार्के की जो एज होती है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। अगर हम हाइपोथायरायडिज़्म की बात करें तो काफ़ी बार जो मेनार्के होता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा लेट यानी कि 15 साल से भी आगे का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक पहली बार जो पीरियड होने होते हैं वो आए ही नहीं है लड़की को। इसके अलावा भी जैसे कि पीरियड अगर हो भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। काफ़ी बार अमेनोरिया जैसी कंडीशन होती है यानी कि पीरियड आए ही नहीं बिल्कुल भी, जिसको प्राइमरी अमेनोरिया बोलते हैं, जो कि मेनार्के कम से कम 14-15 साल तक तो कम से कम लड़की को हो जाना चाहिए, वो होता ही नहीं है। 20-20 साल तक की भी उम्र हो जाती है लेकिन उसको मेनार्के होता नहीं है, जिसको प्राइमरी अमेनोरिया बोलते हैं। वहीं पर ही जो हाइपर एक्टिव थायराइड है या जिसको हाइपरथायरायडिज़्म बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में मेनार्के कुछ ज़्यादा जल्दी जो है लड़की एक्सपीरियंस करती है, यानी 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में भी मेनार्के हो जाता है। या फिर पीरियड बहुत ज़्यादा एक बार अगर स्टार्ट हो गए हैं तो पीरियड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत हेवी हो रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन हाइपरथायरायडिज़्म में देखने को मिलती है। और काफ़ी बार हेवी पीरियड की वजह से लड़की में नॉर्मली भी जो है एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है, खून की कमी जिसको बोलते हैं, इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। तो इस तरह से डिस्टर्ब थायराइड ग्लैंड जो है प्यूबर्टी और मेनार्के को प्रभावित कर सकता है। दूसरा जो प्रभाव डिस्टर्ब थायराइड डालता है वो डालता है प्रजनन क्षमता पे, जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। डिस्टर्ब थायराइड हमेशा ओव्यूलेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, यानी कि अंडे बनने और उसके रिलीज होने में हमेशा परेशानी उत्पन्न करता है। इसके अलावा अंडों की क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, अंडों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है थायराइड अगर डिस्टर्ब्ड है तो। इसके अलावा अगर हाइपोथायरायडिज़्म बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थायराइड में देखने को मिलता है या अंडर एक्टिव थायराइड है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में देखा गया है कि अंडेदानी में सिस्ट या गांठें भी होने लगती हैं। तो इस तरह से ओव्यूलेशन डिस्टर्ब करके ये इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम थायराइड की वजह से देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में। काफ़ी बार गर्भावस्था के बाद में भी ये समस्याएँ कंटिन्यू रहती हैं। तो देखा जाए तो थायराइड अगर डिस्टर्ब होता है या हाइपोथायरायडिज़्म या हाइपरथायरायडिज़्म बहुत बार जो प्रेगनेंसी के दौरान नेचुरली भी बढ़ जाता है और वहीं पर ही अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए या डाइट अगर अच्छी ना रखी जाए तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वो समय के साथ में और ज़्यादा बढ़ता जाए और कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी से रिलेटेड खड़ी कर दे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हाइपोथायरायडिज़्म और हाइपरथायरायडिज़्म दोनों ही कंडीशन में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एबॉर्शन हो जाए या बच्चा पेट में ही मर जाए या इसके साथ-साथ ब्लीडिंग होने लगती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर हाइपोथायरायडिज़्म हम स्पेसिफिकली देखें तो प्री एक्लैम्प्सिया जैसी कंडीशन आ जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लगता है फीमेल्स का। और अगर हम हाइपरथायरायडिज़्म की कंडीशन देखें तो ऐसे में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि जो सुबह के टाइम जो वॉमिटिंग होती है, वो गर्भावस्था में ये कंडीशन बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है, तो काफ़ी बार ये समस्या डिलीवरी के बाद रिलीव हो जाती है, ये समस्या डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ फीमेल्स में काफ़ी बार पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस देखने को मिलता है, यानी डिलीवरी के बाद में भी थायराइड की समस्या बरकरार रहती है और ये आगे तक ये समस्या चलती रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही इसे कंट्रोल कर लिया जाए अगर ये बड़ा हुआ है तो।
40-45 के आसपास की जो महिलाएँ होती हैं, जिनकी एज तकरीबन मेनोपॉज़ के आसपास की होती है, उनमें डिस्टर्ब थायराइड की वजह से या ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से, इसको हाइपरथायरायडिज़्म बोलते हैं, उस कंडीशन में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि 40 से पहले ही मेनोपॉज़ आ जाए, जिसको कि अर्ली मेनोपॉज़ बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पीरियड्स बंद हो जाएँ। पीरियड ज़रूरी नहीं है बंद हो, इसके साथ में दूसरे जो लक्षण होते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ाहट, इस तरह के लक्षण 40 से पहले ही शुरू होने लगते हैं। 35 की उम्र के आसपास महिलाएँ काफ़ी बार कंप्लेंट करने लगती हैं इस तरह की कंडीशन में, जिसको हाइपरथायरायडिज़्म बोलते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उसको टाइम रहते ट्रीट कर लेना, ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं है, फिज़िकल समस्याओं के साथ में फीमेल्स में इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। जैसे कि काफ़ी बार डिप्रेशन जैसी कंडीशन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस थायराइड में देखने को मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में फीमेल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती है। चिड़चिड़ी होने लगती है, मूड्स में बहुत ज़्यादा स्विंग्स होने लगते हैं, मूड स्विंग्स उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा उसके मूड में देखने को मिलते हैं और इसके साथ-साथ सेक्सुअल डिज़ायर की बहुत ज़्यादा कमी इसमें पाई जाती है, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा वो सोचने लगती है और साथ ही इमोशनली बड़ा इनसिक्योर फ़ील करती है, जैसे छोटी-छोटी बात पे यहाँ तक कि रोने लगती है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थायराइड जो है फिज़िकल ही नहीं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी डिस्टर्ब कर लेता है। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि फीमेल में अगर थायराइड की समस्या एक बार हो जाती है, तो ये सोच उसके दिमाग में घर कर जाती है कि थायराइड तो अब मुझे लाइफ़ लॉन्ग रहने वाला है या थायराइड की दवाई अब मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं एलोपैथी मेडिसिन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो लाइफ़ लॉन्ग लेनी पड़ती हो, लेकिन जहाँ तक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात है तो ईज़िली अगर आप थायरॉक्सिन या थायरोनॉम जैसी दवाइयों पे हैं, तो इसको स्टॉप किया जा सकता है ईज़िली और अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं थायराइड से रिलेटेड, तो ऑफ़ कोर्स उन लक्षणों को भी आयुर्वेद द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। काफ़ी बार हम लोग पंचकर्मा का सहारा ले लेते हैं और काफ़ी बार बिना पंचकर्मा थेरेपी या पंचकर्मा के द्वारा के अलावा जो है मेडिसिन्स आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। और साथ ही अगर आपको ये लगता है कि इस समस्या में मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हैं और साथ ही अपना ये थायराइड से रिलेटेड अपना इलाज भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है थायराइड को हार्मोन से रिलेटेड समस्या बिल्कुल नहीं मानता। उसका क्लियर कट ये कहना है कि थायराइड जो है अग्नि जनित व्याधि है या अग्नि से उत्पन्न या आपके डाइजेशन से रिलेटेड व्याधि है और तभी अगर डाइजेशन से रिलेटेड व्याधि है तभी ये चय अपचय को भी प्रभावित करता है या मेटाबॉलिज्म को भी आपका अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइजेशन पे भी पूरी तरह से फ़ोकस करें, अपना खान-पान की तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दें। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं आपको किसी तरह से डाइट से रिलेटेड, आपके लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड अगर मैं कहीं गाइड कर सकती हूँ, तो ऑफ़ कोर्स आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं न कहीं यूज़फुल लगा है, आपको लगता है कि आपको या आपके किसी अपने को ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, तो इसको शेयर कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।